नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ एक बड़ा सा पैनल है। काफी सारे हमारे साथी न्यूज लॉन्ड्री के आज या स्टूडियो में हैं। इसके अलावा दो साथी एक्सपर्ट हमारे जुड़ रहे हैं हमसे ऑनलाइन। तो मैं उन सबका परिचय आपसे करवाऊंगा और इस हफ्ते जो बड़ी खबरें हैं जो हमारी बातचीत के केंद्र में रहने वाली हैं, उसमें पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी चीज़ हुई है, जो कि पिछले महीने नवंबर में हुई कॉप 29। और उस पर हम विशेष बातचीत इस बार करेंगे। हमारे साथ ज़रीन ओशो जुड़ रही हैं ऑनलाइन। ज़रीन डायरेक्टर हैं इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IGSD की। बहुत बहुत स्वागत है ज़रीन आपका। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को अपने शो पे इनवाइट किया। और हमारे साथ ऑनलाइन एक और साथी शिविंदर जुड़ रहे हैं पंजाब से। शिविंदर को आपने पहले भी चर्चा में सुना है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण इशू है जो कि पंजाब की जो अपनी पंथिक राजनीति है और वहाँ की जो, उस पर बातचीत करेंगे। आपने देखा किस तरह से स्वर्ण मंदिर के बाहर अमृतसर में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के ऊपर एक अटैक हुआ। वो अपनी सज़ा के तहत वहाँ पर मौजूद थे और जो उनको सज़ा सुनाई गई उसके तहत वहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर हमला हुआ, तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे। और न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथी मौजूद हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊँ। मेरे बगल में हृदय जोशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हृदय आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में शार्दुल और आनंद, आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वणक्कम। 12 दिसंबर को हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ हमारी जो एनएल बैठक सीरीज़ है वो प्रस्तावित है थर्सडे को शाम 7 बजे। तो आप सब लोगों से उम्मीद है, हमारे तमाम जो न्यूज़ लॉन्ड्री सब्सक्राइबर हैं, पूरी टीम के साथ बातचीत का आपका मौका रहेगा। उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इसको आने वाले गुरुवार, हाँ, गुरुवार को 12 तारीख को, 12 दिसंबर को। तो याद रखें तारीख और समय 7 बजे शाम को। इसके अलावा बहुत बार बार हम जो बात कहते हैं, आपके पत्र हमें ज़रूर मिलते रहने चाहिए। न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा को बेहतर बनाने में, इसको सुधारने में हमें बहुत मदद मिलती है इससे। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक संस्था है जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप के नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है दुनिया के तमाम देशों के बीच में। और ये अभी पिछले नवंबर महीने में समाप्त हुआ है, 29वां कोप 29 के नाम से। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, कई सारे फैसले हुए। लेकिन जैसे फैसले कोई उम्मीद थी, खासकर हम भारत के नज़रिए से अगर मैं थोड़ा सा उसकी बुनियादी बातें आपके सामने रखूं, तो भारत और जो ग्लोबल साउथ के देश थे, इनकी डिमांड थी कि जो विकसित देश हैं उन्होंने जिस तरह से पर्यावरण को चुनौती पेश की है या जिस तरह की चीज़ों को जो चुनौतियां उत्पन्न की हैं, उसके लिए उन्हें बतौर हर्जाना विकासशील देशों को और पिछड़े देशों को 1.3 ट्रिलियन के हिसाब से सालाना वो देना चाहिए, खर्च देना चाहिए। लेकिन विकसित देशों ने उसको पूरी तरह से नकार दिया और उन्होंने कहा है कि $300 बिलियन की मदद जो है वो मुहैया कराई जाएगी इन देशों को, और वो भी ये मदद 2035 के बाद से शुरू होगी। इस साल 4 टॉपिक्स पे, मेन टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई, जिसमें आर्टिकल 6 मौजूद था, जस्ट ट्रांजिशन मौजूद था, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम मौजूद था और NCQG मौजूद था। NCQG इन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी था, बट आर्टिकल 6 को बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट किया गया। और आर्टिकल 6 के 2 हिस्से थे, आर्टिकल 6.2 और 6.4। आर्टिकल 6.2 एक फ्रेमवर्क है जो एक कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करने में मदद करता है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, तो अगर आप एक देश है या एक कंपनी है जो अपनी एमिशंस को कम कर सकता है, आपको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक क्रेडिट दिया जाता है, जो जैसे आप शेयर बाजार में अपना शेयर बेच सकते हैं, उसी तरीके से ये क्रेडिट आप मार्केट में बेच सकते हैं और इसके बदले में आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। ये फ्रेमवर्क का जो डिसीजन था कि ये कैसे होएगा, कौन किसको कितने क्रेडिट्स बेच सकता है, क्रेडिट कहाँ से जनरेट होंगे, ये आर्टिकल 6.2 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कशंस में था, जिसका अग्रीमेंट हुआ बस इतना कि हमें ये करना चाहिए। बात वहीं पे खत्म हो गई। बट इसको भी
ऐसे दिखाया गया कि ये एक जबरदस्त अचीवमेंट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आर्टिकल 6.4 हमको बताता है अबाउट इटमोल, विच इज इंटरनेशनली ट्रेडेबल मिटिगेशन आउटकम्स। इसमें बोला गया कि जो CDM था, इटमो सिस्टम से पहले क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर था, और अब पेरिस एग्रीमेंट के अंडर वो रिप्लेस होके इटमो बन गया, इंटरनेशनली ट्रेडेबल मिटिगेशन आउटकम। इस पे भी बहुत चर्चा हुई, जहां पे बोला गया कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो सारे देशों ने अग्री किया, और उसके बाद इस पे अग्रीमेंट ये हुई कि इसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं इस पॉइंट के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो CBDR का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो टेक ट्रांसफर और फाइनेंस ट्रांसफर होना था वो सिर्फ पब्लिक फाइनेंस का हो सकता है। तो पहला डिविएशन CBDR से इस पॉइंट पे होता है कि अगर आप कार्बन क्रेडिट्स मार्केट्स और ETS को सिस्टम्स में लाते हो तो वो पहली डिविएशन पॉइंट बनता है पब्लिक फाइनेंस से, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम कंट्रीज टू कंपनीज। तो ये पहला पॉइंट है डिविएशन का। सेकंड पॉइंट डिविएशन का था जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन उसको बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कोल बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट से हैं। तो वहां पे जो लेबर है, जो वर्कफोर्स है, वो फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में काम करता है। तो अगर आपको या भारत देश को आज कोल से सोलर की तरफ जाना है तो क्वेश्चन अराइजेज उस वर्कफोर्स का क्या होएगा, उन रिसोर्सेज का क्या होगा, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्या होएगा। ये ट्रांजिशन टू मेक इट फेयर एंड इक्विटेबल फॉर ऑल जस्ट ट्रांजिशन की डिस्कशंस में आता है। एक बार फिर इस पे नेगोशिएशंस नहीं हुई और ऐसा बोल दिया गया विकसित देशों से कि इंडिया जैसी कंट्रीज को एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना को ये एक्शन डोमेस्टिकली लेना चाहिए, जबकि भारत देश इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टांस प्रूव करता है। वो बोलता है बिल्कुल हम जस्ट ट्रांजिशन करेंगे, लेकिन टेक ट्रांसफर और फाइनेंस विकसित देशों से आना चाहिए। CBDR को सिंपल भाषा में आप ऐसे कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है क्लाइमेट चेंज से लड़ना, लेकिन आप वही उम्मीद नेपाल या मलावी से नहीं कर सकते हैं जो उम्मीद आप अमेरिका से या फ्रांस से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं और उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो NCQG है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बनाया गया था, जिसकी पहली किश्त 2022 में $100 बिलियन की आई, उसकी जगह पे लाया गया। लेकिन समस्या क्या है, अगर आप OECD की रिपोर्ट को देखते हैं, यानी जो रिच नेशंस का ग्रुप है OECD, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो आपने उस वक्त भी $100 बिलियन दिया, उसमें से 69% जो है वो ग्रांट्स या पब्लिक फाइनेंस नहीं है, वो लोन्स के रूप में आ रहा है। तो यानी अगर मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, मेरे घर पे आपने जो नुकसान किया है उसके लिए, आप उसके लिए कह रहे हैं कि भैया कर्जा ले लो, आप हमसे कर्जा ले लो, हैं? तो उसका मतलब ये, और वो कर्ज जो है किस कीमत पर होंगे हम तय करेंगे, कब देंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें अभी यहाँ जो हुआ बाकू में, उसमें 2 अतिरिक्त दिन भी लिए गए। अच्छा, मतलब एक्सटेंड किया गया, 2 अतिरिक्त दिन चला, और ताकि एक फेस सेविंग एक डॉक्यूमेंट तैयार हो। लेकिन फिर भी जो है, जो फ्रस्ट्रेशन था विकासशील देशों का, वो सामने आया, क्योंकि जो ये तो ग्लोबल नेगोशिएशंस में होता ही है, जो ग्रुप ऑफ नेशंस हैं मैक्सिमलिस्ट डिमांड लेके आते हैं। तो जो अधिकतम मांगोगे तो चारा ना मिलेगा। हाँ, तो अधिकतम लेके आएंगे, क्योंकि उससे थोड़ा कम भी होगा तो कुछ जो है वो रीजनेबल रहे। लेकिन इसमें जो ओरिजिनल डिमांड है उसका 20% तक आया, मेरे ख्याल से 20% 300 बिलियन और 1.3 ट्रिलियन का। हाँ, तो 20% तक आया, तो ये तो खैर मैक्सिमलिस्ट क्या डिमांड में, और ये जो एक्चुअली जो है जिसका ये बता रहे थे वो भी बहुत कम है, तो ये गैप बहुत ज्यादा है। या जैसे आप समझने की कोशिश करते हैं कि भाई COP29 अब की बार हुई है, COP को रन कौन कर रहा है? अब वहां पे एक्सॉन मोबिल और शेल के लोग बैठे हुए हैं। यही वो कंपनियां जिन्हें सरकारों से भी पहले पता था कि क्या होगा फॉसिल फ्यूल्स का, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल के क्या असर होंगे, क्योंकि इन्होंने तो 60 और 70 के दशक में रिसर्च शुरू कर दी थी। इन्हीं के साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करी, उन्हें पता चला ये कंपनियां दबाए बैठी हैं। क्या अब अगर आप इन
फॉसिल फ्यूल कंपनीज को इंचार्ज बना देंगे, तो ये तो वही है कि भाई आप इंचार्ज में बात समझा नहीं, थोड़ा सा इसको मतलब खुलासा पिछले दो कीजिए। जो कॉप हैं वो पेट्रो स्टेट्स में हुए हैं, पहला दुबई में अच्छा, जो हुआ इस वजह था, से और नहीं, अब ये जो केवल इस वजह से कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं, पड़ता इससे है? नहीं होता। जो बात कह रहे हो ठीक है, क्योंकि जो वहां पर स्पॉन्सर हैं कॉन्फ्रेंस वो। होती है, जो आपने कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसका मतलब क्या है? पार्टी का मतलब गवर्नमेंट। हाँ, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी 196 कंट्रीज जो पार्टी हैं उसके, वो वहां पर मौजूद हैं। अब अग्री। उनके नुमाइंदों के रूप में अगर कॉन्फ्रेंस रूम में पेट्रो कंट्रीज के लोग उपलब्ध होंगे, लॉबिस्ट उपलब्ध होंगे, तो उनको सब पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, तो इस पे वो चिंता जाहिर है। और ठीक बात, दूसरा हाँ। आप मतलब आपने चोर को ही बना दिया कि तुम मतलब चौकीदार। तुम उन लोगों में से हाँ, चोर ही चौकीदार है। चोर। पंजाब की जो पंथिक राजनीति है और अकाली दल की जो राजनीति है, जिसमें उन्होंने हमने देखा कि अकाल तख्त अमृतसर ने एक सज़ा सुनाई थी, सेवा करने की सज़ा थी सुखबीर सिंह बादल को, जो कि अकाली दल के चीफ थे। और उसके बाद उनके ऊपर दूसरे दिन, वो सेवा का दूसरा दिन था, जब उनके ऊपर एक अटैक हुआ, गोली चलाई गई। हालांकि वो साफ बच गए, कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं है इस मामले में, लेकिन एक चिंता की बात। तो बहुत सारी कहानियां हैं। अब गुरु काल में जो सजा होती थी, आमतौर पे ये सजा कोई उस तरह का सजा नहीं है कि बहुत बड़ी आपको जी पुनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ सजा का मतलब होता है कि सुधार करना, किसी बंदे को सिंबॉलिक के उसको पश्चाताप हो जाए। लेकिन होता ये रहा है कि गुरुओं के बाद इस अकाल तख्त का लगातार दुरुपयोग भी होता रहा है। हालांकि बड़े बड़े लोगों को सजा हुई, कहने को जैसे रणजीत सिंह को सजा हुई, उन्होंने एक मुस्लिम नाची के साथ शादी कर ली थी। बाद में सुरजीत सिंह बरनाला को, ज्ञानी जैल सिंह को भी शायद तनखैया घोषित, ज्ञानी जैल सिंह को हुई। मोटे तौर पे ये कहा गया है कि आपने जो 2007 से लेके 17 तक जो आपका राज था, उसमें बहुत सी आपसे गलतियां हुई, जिसमें से एक गलती डेरा सिरसा वाले को माफी देनी है, क्योंकि 2007 में इनके रिलेशन खराब हो गए थे डेरा सिरसा के साथ। हालांकि ये अलग बात है कि 92-93 में डेरा की वोटों से श्रोमणी कमेटी के उम्मीदवार जीतते रहे इनके, वो अलग बात है, क्योंकि 2007 में उसने खुल्ला डेरे वाले ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया था, फिर इनकी आपस में वो होगी। उसके बाद फिर जाके फिर धीरे धीरे सुखबीर बादल फिर भी डेरे के साथ समझौते करते रहे हैं, लेकिन जब उसको पंथ से छेक दिया गया था, बाद में सुखबीर बादल ने उसके साथ रिलेशन रखे। मुझे तो लगता है ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, एक वन ऑफ घटना है। लेकिन ये है कि अकाली दल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी वो एक उसके जो राजनीतिक जो है एक ढलान पर है, अकाली दल पिछले कुछ वर्षों से है। तो ऐसी घटनाएं या फिर जो तनखैया घोषित होना, एसजीपीसी के सामने प्रकट होना और दंड को स्वीकार करना, इससे वो मतलब पुनर्जीवित होगी उसकी राजनीतिक संभावनाएं, या फिर इससे छवि सुधारने का भी एक बड़ा जरिया हो सकता है ये। तो वो जो पांथिक स्पेस है जिसके की सोल क्लेमेंट अकाली दल वहाँ मानी जाती थी, तो वो स्पेस फिर से वो वापस ले लेंगे इन प्रकरणों के जरिए, या फिर वो स्पेस पे ही इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, ये भी हो सकता है। ये कैलकुलेटेड एक रिस्क हो सकता है। मैंने 1998 में अपनी पत्रकारिता शुरू की थी और शुरुआती दौर में मुझे पंजाब को कवर करने के लिए का भी मौका मिला। तो उस समय जो जिसे कहते थे वेस्टिजियल रिमेन्स ऑफ, मतलब जो बच गए हैं मिलिटेंसी के घाव, उनके बारे में करते समय मैंने उसको महसूस किया, और तराई के इलाके में रहने की वजह से उसका असर हमने उस टेरर को भी महसूस किया है। तो अब पंजाब में कोई इसमें वापस आना चाहता है, ये कहना बड़ी वो है। और जहां तक अकाल तख्त की बात है, जैसा शिव बता रहे थे, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद की थी, और उसके पीछे एक विचार ये भी था कि सिखों को अब संत सिपाही बनाया जाए। संत सिपाही का जो कॉन्सेप्ट था कि हम किसी के आगे दबे कुचले नहीं जाएंगे, तो दैट रन्स वेरी डीप इन सिख साइकी, उनके उसमें कि भैया हमें इतिहास में जो दबाया कुचलाया गया है हम वो नहीं करेंगे। वो एक उसको फैन करना, उसको हवा देना, जिस तरह से अभी शार्दुल ने चिंता व्यक्त की, तो वो हमेशा होता रहता है। अभी की जो इमीडिएट चिंता है वो एक बहुत ही टुच्ची जो राजनीति चल रही है, जो राजनीतिक पार्टियों की, उसको लेकर है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए
और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुने और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुने। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।